चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक मिनट। चलिए चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो हम लोग अपने नाइक्विस्ट रेट को या फिर नाइक्विस्ट इंटरवल और नाइक्विस्ट रेट निकालना सीख रहे थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे और मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था कि मान लीजिए आपके पास एक मैसेज सिग्नल है जो 3 इंडिविजुअल सिग्नल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। अगर आपके पास एक मैसेज सिग्नल है जो 3 सिग्नल के इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, तो जो मेरा मैसेज सिग्नल होगा उसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ ऑल द सिग्नल प्रेजेंट इन दैट सिग्नल। ठीक है, उस सिग्नल में जितने भी आपका जो है एक्सटी अगर 3 सिग्नल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है तो एक्सटी में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उन तीनों के इंडिविजुअल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप जो है टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी, जब आप फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकालने जाएंगे तो आपका जो है मल्टीप्लिकेशन, जब फ्रीक्वेंसी, जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कन्वोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब मल्टीप्लिकेशन कन्वोल्यूशन में कन्वर्ट होगा तो आपके सबके इंडिविजुअल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, वही आपके सिग्नल का, मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग तो एक दूसरा क्वेश्चन करें, उसका भी शॉर्टकट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। नाउ यू कैन बी राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, फाइंड द नाइक्विस्ट रेट, फाइंड द नाइक्विस्ट रेट, फाइंड द नाइक्विस्ट रेट of the given signal xt। आपको xt एक गिवन सिग्नल है जिसका नाइक्विस्ट रेट बताना है, एंड इफ xt इज इक्वल टू दिया हुआ है दैट इज सिंक, दैट इज 500t कन्वोल्यूशन सिंक 700t। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको करना है कि xt अगर आपको दिया है सिंक 500t कन्वोल्यूशन ऑफ सिंक 700t, तो आपको सिग्नल xt का नाइक्विस्ट रेट बताना है। नाइक्विस्ट रेट आपको मैंने बताया कि नाइक्विस्ट रेट क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ योर कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल। हो चुका है क्या? ये कहाँ हो चुका है भाई? मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था पूजा, पहले तो तुम लोग अपने जो है कैमरे ओपन कर लो, नहीं तो मैं तुम लोग को हटाना स्टार्ट कर दूं जो है। ठीक है, ये नई पद्धति है कि अगर आपको ऑनलाइन क्लास करनी है तो आपको अपना कैमरा ओपन करना है। ग्रांड प्रभा, ठीक है, राहुल सूर्यवंशी, चलो कोई बात नहीं, मैं हटा ही देता हूं। चल, और कौन है जो कैमरे नहीं ओपन किया? आपको आंसर करना है, इसका आंसर आपको बताना है। आपको मैं सारी चीजें बता चुका हूं, आंसर मुझे बताएं कितना आंसर आएगा, आंसर बताओ।
गलत है चंचल, पूजा गलत है तुम्हारा भी। भाई कन्वोल्यूशन दिया है पूजा, मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया है। क्या कर रही हो तुम? कहीं का भी कॉन्सेप्ट कहीं लगा रही हो। कम्युनिकेशन वाली क्लास तुम लोगों की कब से लगानी है ये बताओ। कम्युनिकेशन वाली क्लास कब से लगा सकते हैं? पेट के बाद लगाना है कि पेट के पहले लगा दें? 20 से? पेट के बाद, दीपावली के बाद? कल से ही लगा दीजिए। क्योंकि 13 को पढ़ाने के बाद तुम लोग की छुट्टी करनी पड़ेगी। 15 से पेपर है ना, तो 14 को कुछ लोग ट्रेवलिंग करेंगे, क्योंकि शायद सेंटर काफी दूर दूर पड़ा है, लड़के बता रहे थे। क्या सेंटर दूर पड़ा है क्या? चलो आंसर बताएं। ठीक है, कल ऑफलाइन में डिस्कस कर लेंगे। सर से मैंने बात की थी, सर बोल रहे थे कि पूछ लीजिएगा जब से लगाना है। गोरखपुर, मिर्जापुर। गोरखपुर मिर्जापुर तो पास ही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हाँ आंसर बताएं। 1200 गलत है ज्ञान प्रभा। चलो चलो निकालते हैं, इतना टाइम हो गया तुम लोग को, बताओ। सर भी तुम लोग को ये सब पढ़ा चुके हैं, उसके बावजूद तुम लोग क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है चलो सोल्यूशन करते, ध्यान से देखिए। आपके पास सिग्नल एक्सटी है ना? नाउ दिस इज योर एक्सटी। एक्सटी कितना दिया बेटा? सिंक 500t, कन्वोल्यूशन ऑफ सिंक 700t। ठीक है, आपको एक्सटी का जो है नाइक्विस्ट रेट निकालना। व्हाट द फार्मूला ऑफ नाइक्विस्ट रेट? नाइक्विस्ट रेट इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, इतना रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा एम क्या है? दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, मैक्सिमम, अरे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सटी। कंटिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल एक्सटी में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसकी जरूरत है। तो एक्सटी का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपको निकाला है। अगर एक्सटी में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकाला तो एक्सटी का हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। ठीक है चलो, एक्सटी ये आपको दिया हुआ है, सिंक 500t, कन्वोल्यूशन ऑफ सिंक 700t। वैसे भी तुम लोग को मालूम है कि आपका सिंक 500t में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा वो 500 पाई होगा, और इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा 700 पाई होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जरा कि कन्वोल्यूशन अगर हम करेंगे तो जब मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाऊंगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, तो कन्वोल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और जब मल्टीप्लीकेशन होंगे तो दोनों में से छोटी फ्रीक्वेंसी ही बचेगी। ठीक है, दोनों में से जो छोटी होगी। जब हम कन्वोल्यूशन करते थे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जब कन्वोल्यूशन करते थे तो रिजल्टेंट सिग्नल में क्या होता था? बी प्लस डी आ जाता था, ऐड हो जाती थी। लेकिन जब कन्वोल्यूशन होगा टाइम डोमेन में तो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में जो दोनों में से छोटी फ्रीक्वेंसी होगी वो बचने वाली है। ठीक है चलो करते हैं। चूंकि मेरा जो एक्सटी है, एक्सटी मेरा इन दोनों सिग्नल के कन्वोल्यूशन के बराबर है, तो एक्सटी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा इन दोनों के इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। लेकिन सिंक का तो हमें डायरेक्ट मालूम नहीं होता, तो पहले इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाउ मैं इसको साइन में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। जब मैं इसको बेटा साइन में कन्वर्ट करूंगा तो आ जाएगा 1/500। ठीक है, ये अब तुम लोग को मालूम है 1/500 साइन 500 पाई।
टी डिवाइडेड बाई पाई टी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ये कहां से आ गया? क्लियर होना चाहिए। और ना इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे, सिंक को, इसको आपने कन्वर्ट किया तो ये आया, और इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे साइन में तो आपके पास आ जाएगा 1/700 साइन 700 पाई टी डिवाइडेड बाई पाई टी। ठीक है, चलो अब आप देखेंगे कि बेटा आपको साइन ए टी डिवाइडेड बाई पाई टी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम है, साइन ए टी डिवाइडेड बाई पाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम है। तब क्या जो एक्स टी है, वो इन दोनों सिग्नल के कन्वोल्यूशन के बराबर, तो एक्स टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, एक्स टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इन दोनों सिग्नल के इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ठीक है, चलो एक्स टी के फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, साइन ए टी डिवाइडेड बाई पाई टी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक रेक्टेंगुलर सिग्नल होगा, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या होगा? एक रेक्टेंगुलर सिग्नल होगा। व्हाट द रेंज ऑफ दिस रेक्टेंगुलर सिग्नल? द रेंज ऑफ द रेक्टेंगुलर सिग्नल फ्रॉम -500 पाई से +500 पाई। और स्ट्रेंथ बेटा आपका 1 होगा, लेकिन इसमें आपने क्या कितने की स्केलिंग किया? 1/500, तो आपका एम्पलीट्यूड भी कितने से स्केल हो जाएगा? 1/500। कन्वोल्यूशन बेटा आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मल्टीप्लीकेशन में। और इस सिग्नल का जो इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो भी एक रेक्टेंगुलर सिग्नल हो जाएगा। और ये जो रेक्टेंगुलर सिग्नल है वो डिफाइन होगा फ्रॉम -700 पाई से लेके +700 पाई। ठीक है, नाउ दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा। ठीक है, दोनों के इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्म आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा या फिर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। और फोरियर ट्रांसफॉर्म आने के बाद उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना प्रेजेंट होगा उसको निकाल सकते हैं। दोनों का गुणा करना है। ठीक है, गुणा करने के लिए मैं इसको ऊपर नीचे बना लूंगा तो गुणा करना आसान होगा, पहले इतना लिख लीजिए। अब ऐसे भी सबसे छोटा बचेगा, गुणा जब करेंगे ना तो सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी इनमें, इन दोनों फ्रीक्वेंसी में से जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होगी वही बचेगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। दोनों की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा वही बचता है प्रोडक्ट करने में। चलो हो गया, मुझे इंटीमेट करते जाइएगा। कल मैं ऑनलाइन में देख रहा था तुम लोग को सर ने नाइक्विस्ट वाइक्विस्ट से पढ़ा रखा है, लेकिन उसके बावजूद ये हालत है तुम लोगों की। चलो हो गया, चलें आ जाओ। अगर मैं इसको निकालना चाहूं, दिस इज नथिंग बट द, चलो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। नाउ आई कैन बी टेक द मल्टीप्लीकेशन। चलो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा का ग्राफ बनाना है, उसके लिए दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। आगे चले, हो गया आ जाओ। चलो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये आपका पहला रेक्टेंगुलर सिग्नल है। दिस इज नथिंग बट -500 पाई से लेके +500 पाई। एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना नहीं, एम्पलीट्यूड कितना होगा कोई उसकी जरूरत नहीं है। ये दूसरा आपके पास रेक्टेंगुलर सिग्नल है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। यू वांट टू मल्टीप्लाई बोथ द सिग्नल। चलो नाउ दिस इज
700 pi and this is a minus 700 pi. वन बाई 700, ठीक है। चलो दोनों का गुणा कर रहे हैं, जब आप दोनों का गुणा करेंगे तो इंडिविजुअली गुणा होगा, इंस्टेंट बाय इंस्टेंट। नाउ दिस इज द रिजल्टेंट ग्राफ बनाने जा रहे हैं। दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, जो कि दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, दोनों के मल्टीप्लीकेशन का ग्राफ बनाने जा रहे हो, दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है। चलिए, दिस इज minus 700 pi minus 500 pi, this is plus 500 pi plus 700 pi। यहां भी लिख देते हैं माइनस 700 पाई और यहाँ पर प्लस 700 पाई, यहाँ पर माइनस 500 पाई एंड दिस इज प्लस 500 पाई, ठीक है। चलो गुणा कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलो, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 700 पाई तक ये भी बेटा जीरो है, ये भी आपका क्या है, जीरो है। और दूसरा वाला सिग्नल भी क्या है बेटा, जीरो है, दिख रहा होगा आपको। दैट इज आपका माइनस इनफाइनाइट से माइनस 700, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो प्रोडक्ट भी क्या आएगा बेटा, जीरो। प्रोडक्ट भी क्या होगा, जीरो विल बी देयर। उसके बाद आप देखेंगे माइनस 700 से लेके माइनस 500 पाई तक ये वाला सिग्नल जीरो है और ये वाला कितना है, 1/700। तो जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट कितना आएगा, जीरो। तो दिस इज नथिंग बट द जीरो, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे माइनस 500 पाई से लेके प्लस 500 पाई, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है। और बेटा इसकी वैल्यू है 1/500, इसकी वैल्यू 1/700, तो गुणा हो जाएगा दोनों का। तो दोनों अगर फाइनाइट है तो मल्टीप्लीकेशन भी कैसा आएगा, फाइनाइट आएगा। कहां तक, माइनस 500 पाई से लेके प्लस 500 पाई, और कितना आएगा बेटा, दोनों का गुणा हो जाएगा, दैट इज 1/500 इंटू 1/700, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 500 पाई से लेके प्लस 700 पाई तक ये जीरो है, ये फाइनाइट है, मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, जीरो। मल्टीप्लीकेशन कितना, जीरो होगा। 700 पाई के बाद दोनों जीरो है तो मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, जीरो। तो दिस इज नथिंग बट द आपका ग्राफ ऑफ कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा। एक्सटी के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को हमने ड्रॉ कर दिया, और एक्सटी के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को ड्रॉ करने के बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन सा मौजूद है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या होगा, जिस फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग आपका सिग्नल फाइनाइट होगा। कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा जिस फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग फाइनाइट होगा वही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट उसमें मौजूद है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना आया, 500 पाई। इन दोनों के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में से जो मिनिमम होगा वही आएगा। प्रोडक्ट करने पे हमेशा मिनिमम नंबर आता है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन योर मैसेज सिग्नल। और मैसेज सिग्नल में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा एम से। तो ओमेगा एम की वैल्यू मालूम चल गई, नाइक्रो स्टेट आप बता सकते हैं, ठीक है। क्या किसी को कोई दिक्कत है, चलो नाउ चलें, बना लिया आप लोगों ने, अजय कुमार नहीं बनाए क्या भी, मल्टीप्लिकेशन तो कर लिया होगा, चलो मेरे ख्याल से बना लिया होगा। राज रानी बना लिया, चलो ठीक है, आ जाओ। तो आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपको मालूम चल गया, तो नाइक्रो स्टेट आप बता सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द 2 इंटू 500 पाई। कितना आ जाएगा बेटा, 1000 पाई रेडियन पर सेकेंड। अगर मैं हर्ट्ज में पूछूं तो इसको 2 पाई से आप डिवाइड कर दीजिए, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 500 हर्ट्ज, या फिर आपका साइकिल पर सेकेंड, या फिर सैंपल पर सेकेंड। दिस इज द नाइक्वेस्ट रेट।
ठीक है, चलो तो यहां से हम लोग जो है क्या करते हैं, एक शॉर्टकट और लिख लेते हैं कि कभी भी अगर मुझे मेरा जो सिग्नल है, मैसेज सिग्नल आपके कुछ सिग्नल के कन्वोल्यूशन के बराबर दिया है, अगर xt मुझे x1t और x2 के कन्वोल्यूशन के बराबर दिया है, तो xt में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा, दोनों के इंडिविजुअल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट 500 पाई था, इसमें मैक्सिमम कितना था 700 पाई, इन दोनों में मिनिमम क्या है 500 पाई, और वही आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपके मैसेज सिग्नल में क्या था, प्रेजेंट था। तो नोट करके लिखते हैं, हो गया क्या? चलो चलिए नोट लगाते हैं यहां पर। चलो नोट लिखिए, अगर मान लीजिए आपके पास एक मैसेज सिग्नल है दैट इज xt, जो कि आपके तीन सिग्नल के कन्वोल्यूशन के बराबर, x1t कन्वोल्यूशन ऑफ x2t कन्वोल्यूशन ऑफ x3t। xt जो आपका मैसेज सिग्नल था वो तीन सिग्नल के कन्वोल्यूशन के बराबर है। मान लीजिए x1t में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो है ओमेगा m1, x2t में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो कितना है ओमेगा m2, और x3t में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है दैट इज ओमेगा m3। xt जो कि मेरा मैसेज सिग्नल है उसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो ओमेगा m, तो xt में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा इन तीनों सिग्नल के इंडिविजुअल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में से जो मिनिमम होगा, ठीक है, तो xt में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है omega m, this is nothing but the minimum of omega m1 comma omega m2 comma omega m3। इन तीनों सिग्नल में के जो इंडिविजुअल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, उन तीनों सिग्नल के इंडिविजुअल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा, वही आपके सिग्नल xt का क्या होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विल बी देयर। ठीक है, तो इस तरीके से जब अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, क्या सही आ रहा है? क्वेश्चन आपके पास था xt था सिंक 500t कन्वोल्यूशन सिंक 700t। xt मेरे दो सिग्नल के कन्वोल्यूशन के बराबर था। xt में मान लीजिए जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ओमेगा m है, सिंक 500t में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो कितना था बेटा 500 पाई, ये मैं आपको बता चुका हूं। और बेटा दूसरे सिग्नल में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ओमेगा m2 वो कितना था 700 पाई। तो xt अगर बेटा इन दोनों सिग्नल के कन्वोल्यूशन के बराबर है, तो xt में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा वो मिनिमम होगा किसका, ओमेगा m1 और ओमेगा m2, दोनों के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में जो मिनिमम, दोनों के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। मिनिमम निकालना है किसका, ओमेगा m1 कितना है 500 पाई, और दैट इज ओमेगा 2 जो कि है इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा। कौन इन दोनों में मिनिमम है, इन दोनों में मिनिमम है 500 पाई। तो आपके xt में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो कितना आ जाएगा 500 पाई रेडियन पर सेकेंड। नाइक्विस्ट रेट का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू ओमेगा m, तो दैट इज 2 इंटू 500 पाई इतना रेडियन पर सेकेंड, और जब निकालेंगे तो आ जाएगा 1000 पाई रेडियन पर सेकेंड, या फिर इसको हर्ट्स में निकालेंगे तो दिस इज 500 हर्ट्स, या फिर सैंपल पर सेकेंड। सैंपल पर सेकेंड आपको ज्यादा यूज होती है यूनिट सैंपलिंग, ठीक है, सेम रिजल्ट आ रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि जब कन्वोल्यूशन होगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रिजल्टेंट में मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ही बचेगा, ये मैंने आपको करके बताया। चलो नेक्स्ट,
अब हम लोग कुछ चीजें देखते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक सिग्नल है, एक क्वेश्चन और कन्वोल्यूशन में एक क्वेश्चन और करना है, एक क्वेश्चन और करा दें, कोई सा भी सिग्नल ले लो, हर्ट्ज के बाद लिखा हुआ है सैंपल पर सेकेंड। हिमांशु सर अगर तुम लोग को पा जाए ना तो बहुत मारे जो है, हैं? ये सब उन्होंने लिखा रखा है, मैं तुमको दिखाता हूं, मैं कहीं देख रहा था, कहां देख रहा था, देखो, एक मिनट एक मिनट। हाँ ये देखो, तुम लोग को दिखना चाहिए अगर दिख रहा होगा। ये देखो, सर ने कभी ये लेक्चर पढ़ाया था क्या? है, दिख रहा है क्या? यानी इसमें क्या लिखा हुआ है, सारा चीज लिखा हुआ है, नाइक्वेस्ट डेट और ये सब, ये सर ही की राइटिंग है ना? देखो ये सब सर ने पढ़ाया हुआ तुम लोगों को। और मैंने कहा कि सर के पढ़ाए होने के बावजूद ये हालत है तुम लोगों की, है ना? क्यों? इसमें लिखा है रिव्यू ऑफ द सैम्पलिंग थ्योरम, और ये सर ने पढ़ाया था जब डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ा रहे थे, बेस बैंड ट्रांसमिशन, बेस बैंड पास, चैनल एसओसी, चैनल फ्री स्पेस। है क्या पढ़ते हो तुम लोग? हैं? उसके बावजूद ये हालत है कि एक भी क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है ना? चलो आ जाओ, पता नहीं तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग को तो फटाफट आंसर करने चाहिए। चलो चलो, कुछ यहाँ पर जो है कॉमन सेंस की चीजें फिर से सीखते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस की चीज क्या है? जैसे मान लीजिए एक सिग्नल है, मेरे पास एक मैसेज सिग्नल है, मान लीजिए एक्सटी। एक्सटी का अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स नहीं दिया तो मैं अपनी तरफ से उसको बेस बैंड सिग्नल मानूंगा और उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट ओमेगा एम मानूंगा। अगर मैं एक्सटी में टाइम पे शिफ्टिंग कर दूं, या तो आप निगेटिव करिए आप पॉजिटिव शिफ्टिंग, तो क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बदलेगा क्या? अगर आप सिग्नल में टाइम पे शिफ्टिंग करें तो शिफ्टिंग करने के बाद जो रिजल्टेंट सिग्नल है, क्या उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बदलेगा? नहीं बदलेगा। समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको सिग्नल में फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखना है तो आपको क्या करना है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेना। कुछ भी नहीं समझ में आएगा, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकालने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म यू कैन बी टेक इट। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सिग्नल एक्सटी है, ठीक है, मेरे पास एक सिग्नल है एक्सटी, ठीक है। एक्सटी आपका मान लीजिए मैसेज सिग्नल है, ठीक है, जिसे कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल। डोमेन सिग्नल, जिसको हम लोग कई बार जो है अपनी आम तौर की भाषा में मैसेज सिग्नल बोल दे रहे हैं। मैसेज सिग्नल बोल दे रहे हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकालना है तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। मुझे एक्सटी का मैं जो है, एक्सटी का मुझे फंक्शन नहीं मालूम, तो मैं इसको हमेशा जब मैं इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करूंगा, एक्सटी के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को आप कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। और बेटा इसका जो रिस्पॉन्स जब मानेंगे तो हमेशा कैसा मानते हैं, बेस बैंड सिग्नल मानते हैं। ठीक है, नाउ एक्सटी के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को अगर आपको मानने को बोला जाए
xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म या फिर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जब आपसे बोला जाएगा मानने के लिए, दिया नहीं है, फंक्शन दिया होता तो मैं बना लेता, xt का मुझे फंक्शन ही नहीं दी कि कॉस है साइन है क्या है, तो मैं इसका जो है जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जब ड्रॉ करूंगा तो कैसे सिग्नल मानूंगा, बेस बैंड सिग्नल कंसीडर करूंगा, और इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, ओमेगा एम। चलो इसकी हाइट भी कुछ मान लेते हैं आज, इसकी हाइट, क्योंकि मैंने देखा था सर के लेक्चर में उन्होंने हाइट मान रखी थी, तो हम भी ए मान लेते हैं, सर ने के माना था हमने ए मान लिया, ठीक है, ये तुम लोग को संतोष रहे। हाइट से कोई लेना देना नहीं होता फ्रीक्वेंसी कम, इसलिए मैं हाइट पे कभी भी जो है एम्पलीट्यूड में फोकस नहीं कर रहा था, ठीक है। चलो नाउ व्हाट इज द ओमेगा एम, ओमेगा एम क्या है, दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट present in the continuous time domain signal, ठीक है। एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, ये जो पूरा ग्राफ है ना, ओमेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, इस पूरे ग्राफ को बोलना है दिस इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ xt। xt का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, और एक ऐसा स्पेक्ट्रम माना है, दिस इज ए बेस बैंड सिग्नल या फिर बैंड लिमिटिंग सिग्नल, बैंड लिमिटिंग सिग्नल, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूं, अपने मैसेज सिग्नल में टाइम पे शिफ्टिंग कर दे रहा हूं, शिफ्टिंग करने से जो नया सिग्नल बनेगा, शिफ्टिंग करने के बाद जो नया सिग्नल बनेगा, क्या उसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बदल जाएंगे, क्या उसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बदल जाएंगे, देखते हैं। चलो अच्छा ये बताओ, अगर जो है मान लो सिग्नल में एम्पलीट्यूड में कुछ गुणा हो तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बदले, एम्पलीट्यूड में गुणा होगा तो एम्पलीट्यूड बदलेगा, फ्रीक्वेंसी थोड़ा बदलेगी। चलो मैं क्या कर रहा हूं, इतना लिख लीजिए पहले फिर आगे समझते हैं। अगर मैं अपने मैसेज सिग्नल में क्या कर दूं, टाइम पे शिफ्टिंग कर दूं, तो शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो नया सिग्नल बनेगा उसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखना, उसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखने के लिए आप क्या करेंगे, उसका भी फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, ठीक है। चलो और अगर उस सिग्नल में आपने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखना है तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैपिटल xt का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या है, कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, इसका आपको ग्राफ मालूम है, ठीक है। हो गया क्या, आगे चले, आ जाओ। नाउ मैंने अपने सिग्नल में टाइम पे शिफ्टिंग किया, मान लीजिए निगेटिव शिफ्टिंग कर दिया। अगर मैं अपने सिग्नल में टाइम पे शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा तो शिफ्टिंग करने के बाद जो मेरा नया सिग्नल है, क्या उसमें फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बदल जाएंगे। चलो इसमें मुझे फ्रीक्वेंसी एक्सटी में मुझे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मालूम थे, अगर मैं एक्सटी में टाइम पे शिफ्टिंग कर दूंगा तो मेरा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या होगा, उसके लिए मैं इसका क्या लेने वाला हूँ, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने वाला हूँ। चलो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने वाला, फोरियर ट्रांसफॉर्म तो निगेटिव शिफ्टिंग की वजह से कैसे एक्सपोनेंशियल, निगेटिव शिफ्टिंग की वजह से निगेटिव एक्सपोनेंट e की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट, ठीक है। निगेटिव शिफ्टिंग की वजह से निगेटिव एक्सपोनेंशियल, शिफ्टिंग खत्म ना, एक्सटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, दैट इज कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा। तो एक्स टी माइनस टी नॉट का ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लूं तो मुझे किसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मालूम चल जाएंगे, दैट इज एक्स टी माइनस टी नॉट में कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसको मैं निकाल लूंगा। ये बताइए कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा का ग्राफ मालूम है ना, हेलो, कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा का ग्राफ मालूम है, कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा। ये बताइए कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा में किसमें गुणा हो रहा है, एम्पलीट्यूड में गुणा हो रहा है ना, ये किसमें गुणा हो रहा है, एम्पलीट्यूड में ना। अगर एम्पलीट्यूड में गुणा होगा
तो एम्पलीट्यूड कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? इतने टाइम्स बढ़ जाएगा। क्या फ्रीक्वेंसी में कोई अंतर आएगा? अगर मैं जो है इस सिग्नल में हेलो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा में एम्पलीट्यूड में इतने के फैक्टर से स्केलिंग कर दूंगा, तो जो एम्पलीट्यूड है ना, ये एम्पलीट्यूड ये सारे के सारे इतने के फैक्टर से बढ़ जाएंगे। क्या फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में कोई फर्क आएगा? फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर देखिए मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं। मुझे कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा का ग्राफ मालूम है, मैं एम्पलीट्यूड में, ये क्या है बेटा, कहां पर आपका मल्टीप्लीकेशन है, ये आपका जो है एम्पलीट्यूड में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, चलो एक्स टी माइनस टी नॉट का मैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें, इसका मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। इसका ग्राफ यहां मैं बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसका ग्राफ मैं नीचे बनाने जा रहा हूं। ठीक है, क्या मैंने ग्राफ बिल्कुल सही बनाया? समझिएगा, कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। नाउ कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा का ग्राफ आपको मालूम है, बिल्कुल क्लियरली मालूम है, ये है ग्राफ। दिस इज माइनस ओमेगा, दिस इज प्लस ओमेगा। हाइट कितना था बेटा इसका? ए था। अब मैंने इस सिग्नल में, हेलो, मैंने इसका ग्राफ बनाया, ये इसमें मैंने क्या किया, एम्पलीट्यूड में कितने से गुणा कर दिया, ई की पावर माइनस जीरो। अगर एम्पलीट्यूड में इतने के फैक्टर से स्केलिंग हो जाएगी तो हर एक पॉइंट का जो एम्पलीट्यूड है कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, इतने टाइम्स बढ़ जाएगा। तो जो टी इक्वल टू या फिर ओमेगा इक्वल टू जीरो पर एम्पलीट्यूड ए था, इससे गुणा होने के बाद ये एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हर एक वैल्यू ओमेगा इक्वल टू जीरो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो कितने गुना बढ़ गई, एम्पलीट्यूड ई की पावर माइनस जो है, यहां पर जो वैल्यू थी वो भी कितने गुना बढ़ जाएगी, इतने गुना बढ़ जाएगी। हर एक वैल्यू इतने टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ है? क्या फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क आया? क्या फ्रीक्वेंसी में कोई भी फर्क नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई सिग्नल एक्सटी है, उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मालूम है, एक्सटी में अगर मैं टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन करूंगा तो सिग्नल में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसमें चेंज नहीं आता। अभी भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना ही रहेगा, ओमेगा एम। दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। मैंने किसका बेटा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ किया है, एक्स टी माइनस टी नॉट का। दिस इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एक्स एक्स टी माइनस टी नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये था। इस पूरे का ग्राफ मैंने ये ड्रॉ किया, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस। और इस ग्राफ से देख के आप बता सकते हैं दिस इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स टी माइनस टी नॉट। और एक्स टी माइनस टी नॉट में भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना है, एक्स टी के बराबर। शिफ्टिंग करने के बाद एक्स टी में मैंने टाइम पर शिफ्टिंग कर दी, लेकिन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में कोई बदलाव नहीं। दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्स टी माइनस टी नॉट। एक्स टी में मैंने टाइम पर शिफ्टिंग कर दी, शिफ्टिंग करने के बाद भी उसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो ओमेगा एम रहा। तो यहां से हमें क्या चीज समझ में आई कि अगर मेरे पास कोई सिग्नल है, उस सिग्नल में अगर मैं टाइम पे शिफ्टिंग कर दूंगा ना, तो शिफ्टिंग ऑपरेशन विल डज नॉट चेंज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल। जितना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट एक्सटी में होगा उतना ही सिग्नल में शिफ्टिंग करने के बाद भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, बार बार वो चीज आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एक्सटी का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मालूम है तो शिफ्टिंग करने के बाद जो सिग्नल बनेगा उसमें भी वही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा। क्योंकि जब शिफ्टिंग करेंगे तो एम्पलीट्यूड में आपका स्केलिंग हो जाएगी, कितने के फैक्टर से, ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। अगर निगेटिव शिफ्टिंग करेंगे, पॉजिटिव शिफ्टिंग करेंगे तो कितने की स्केलिंग हो जाएगी, एम्पलीट्यूड में स्केलिंग हो रही है, तो दैट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में कोई अंतर नहीं आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना रक्षा शंकर?
क्या मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? चलो नोट करके लिखो, नोट लगाएं अब एक। नोट करके लिखेंगे द टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन the time shifting operation does not change the maximum frequency component present in the signal। अगर किसी सिग्नल में आप टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो नया सिग्नल बनेगा उसमें भी सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ही होने वाला। ठीक है, चलो इतना लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट, अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में कोई बदलाव होगा? आप देखेंगे डिफरेंशिएशन की वजह से कौन सा फैक्टर आता था? जे ओमेगा का फैक्टर आता था, और जे ओमेगा का फैक्टर वो भी एम्पलीट्यूड में ही आता था, तो एम्पलीट्यूड बदलेगा सिग्नल का। कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा में अगर मैं एम्पलीट्यूड में जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो केवल एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, सारे एम्पलीट्यूड जे ओमेगा टाइम्स हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट थोड़ा बदलेगा। ठीक है, तो दैट डिफरेंशिएशन ऑपरेशन डज नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल। ठीक है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखें, चलो मान लीजिए मेरे पास एक सिग्नल है एक्स टी, इसका मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये आपका कंटीन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल है। सिग्नल और मैसेज सिग्नल, मैसेज सिग्नल, इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा उसको हम लोग बैंड लिमिटिंग सिग्नल कंसीडर करते हैं। बना देता हूं, अगर आपको एक्सटी का मैथमेटिकल फंक्शन नहीं दिया तो हमेशा उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको यही मानना है, दैट इज द बैंड लिमिटिंग सिग्नल। माइनस ओमेगा, दिस इज प्लस ओमेगा, दिस इज द जीरो एम्पलीट्यूड, ओमेगा इक्वल टू जीरो पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू है ए। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है आपके सिग्नल एक्सटी में, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। ठीक है, चलो मैं अपने सिग्नल का डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं। डिफरेंशियल ऑपरेशन क्या फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को बदलेगा? मैं अपने सिग्नल का टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन ऑपरेशन कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो नया सिग्नल बना है
उसमें मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकालना है। उसके लिए मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा। डी बाई डी टी की वजह से कौन सा फैक्टर आएगा? जे ओमेगा का फैक्टर आएगा। और बेटा डी बाई डी टी की वजह से फैक्टर आ गया, ये खत्म हो गया। एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा। चलो, तो अगर आप जो है डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखना चाहते हो तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपने क्या किया है, ये एम्पलीट्यूड को कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा का ये क्या हो रहा है? एम्पलीट्यूड में स्केलिंग हो रही है। इतने से गुणा कर दिया। अगर मैं कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा के ग्राफ में अगर मैं एम्पलीट्यूड में जे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ना जब मैं गुणा करूंगा तो कैसा ग्राफ आएगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का? डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, जे ओमेगा इंटू कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा। तो कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा का पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा का ग्राफ है। ओमेगा इक्वल टू 0 पे एम्पलीट्यूड कितना था? 1। जब कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा के ग्राफ को आप जे ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक वैल्यू कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? जे ओमेगा टाइम्स बढ़ जाएगी। हर एक वैल्यू एम्पलीट्यूड में हर एक वैल्यू जे ओमेगा टाइम्स बढ़ जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में कोई भी बदलाव नहीं होगा। यहां पर वैल्यू 0 जे ओमेगा से मल्टीप्लाई होने के बाद भी 0 0 रहेगा, ठीक है, दैट इज। और आप देखेंगे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट होगा डी बाई डी टी में वो कितना होगा? ओमेगा। तो अगर मैं सिग्नल में टाइम डोमेन में सिग्नल का डिफरेंशियल ऑपरेशन करूं तो क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में बदलाव हुआ? क्या एक्सटी में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट था अगर मैं एक्सटी का डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो अभी भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वही रहेगा। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर डज नॉट चेंज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये क्या है बेटा जो मैंने ड्रॉ किया? दिस इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम of the d by dt of xt, and this is nothing but the maximum frequency component of the signal, that is d by dt of xt में अभी भी उतना ही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद है। तो टाइम डोमेन में अगर मैं डिफरेंशियल ऑपरेशन करूंगा तो डिफरेंशियल ऑपरेशन करने के बाद जो सिग्नल बनेगा उसमें भी वही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, डिफरेंशियल करने से पहले और डिफरेंशियल करने के बाद सिग्नल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। इट कैन नॉट बी चेंज। लिखिए, चलो हो गया तो नोट करके लिखेंगे। फिर से एक नोट लगाइए, द डिफरेंशियल ऑपरेशन, the differentiation operation will also does not change the maximum frequency component present in the signal।
अगर मैं किसी सिग्नल में मुझे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मालूम है और उस सिग्नल का अगर मैं डिफरेंशिएशन ले लूं तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो सिग्नल बनेगा उसमें भी अब वही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं। हो गया, चलिए लिखें जरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है consider the continuous time domain. Consider the continuous time domain signal. Consider the continuous time domain signal xt with Nyquist rate. With Nyquist rate is 2 ओमेगा नॉट। ये बताओ xt सिग्नल का नाइक्विस्ट रेट दिया है, तो xt सिग्नल का जो नाइक्विस्ट रेट होगा वो क्या होगा? xt सिग्नल में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पे उसका दुगना। तो अगर मुझे xt का नाइक्विस्ट रेट दिया है तो वहां से मैं xt में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो प्रेजेंट है बता सकता हूं। हेलो, xt का मान लेते xt में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा नॉट, ओमेगा एम है, तो इसका नाइक्विस्ट रेट 2 ओमेगा दिया कितना है? 2 ओमेगा नॉट। तो यहां से आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बता सकते हैं xt में कितना मौजूद होगा? ओमेगा नॉट। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे कि xt सिग्नल का नाइक्विस्ट रेट दिया हुआ है। अगर xt सिग्नल का नाइक्विस्ट रेट दिया हुआ है तो आप xt में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ओमेगा एम, उसकी वैल्यू बता सकते हैं, वो ओमेगा नॉट होगी। ठीक है, तो xt में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मालूम, आपसे बोल रहा है कैलकुलेट कैलकुलेट calculate the Nyquist rate of the given following सिग्नल्स। नीचे दिए सिग्नल्स के नाइक्विस्ट रेट आपको तब बताने हैं। कुछ सिग्नल दिए, पहला सिग्नल आपको दिया है दैट इज x1t। x1t क्या है? xt प्लस x t माइनस 1 के बराबर। x1t का नाइक्विस्ट रेट बताना और x1t इस सिग्नल के बराबर है। दूसरा x1t is nothing but equal to d by dt of xt। तीसरा x1t का नाइक्विस्ट रेट बताना और x1t किसके बराबर है? x स्क्वायर t के बराबर है। चौथा x1t का नाइक्विस्ट रेट बताना है और x1t कितने के बराबर है? xt इंटू कॉस ओमेगा नॉट t के बराबर है। और पांचवा है x1t का नाइक्विस्ट रेट बताना है और x1t कितना है? xt कन्वोल्यूशन ऑफ कॉस ओमेगा नॉट। ये 5 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर एक एक करके पांचों पार्ट करते हैं।
चलो क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल xt है, इसका मुझे फंक्शन नहीं दिया है, तो मैं अपनी तरफ से इसका इस सिग्नल का xt का मुझे नाइक्वेस्ट रेट दिया है, ठीक है। तो नाइक्वेस्ट रेट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, xt में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कम, तो xt का अगर मुझे फंक्शन नहीं तो मैं हमेशा कैसा मानूंगा अपने सिग्नल को, बेस बैंड सिग्नल मानूंगा, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। हो गया ना, क्वेश्चन लिख लिया ना सभी ने। चलो सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। जो मुझे इंफॉर्मेशन दी है पहले उस इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। xt का नाइक्वेस्ट रेट दिया, तो मैं xt का नाइक्वेस्ट रेट निकालता हूं। तो xt आपका कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल है और इसका मैं इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसको निकालने के लिए मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा। xt के फोरियर ट्रांसफॉर्म को मैं कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा से प्रिंट करूंगा और कैपिटल एक्स ऑफ ओमेगा ये मेरा मैसेज सिग्नल है। इसका जब मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करूंगा तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में अपनी तरफ से हमेशा कैसा मानूंगा, बेस बैंड सिग्नल मानूंगा। अगर मुझे फंक्शन दिया होता तो मैं निकाल लेता, नहीं दिया तो मैं मान लेता हूं। दिस इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो प्रेजेंट है, दिस इज ओमेगा है। xt में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, दिस इज प्रेजेंट इन द सिग्नल xt। xt में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो मैं xt का नाइक्वेस्ट रेट निकाल सकता हूं। नाइक्वेस्ट रेट कितना हो जाएगा, 2 इंटू ओमेगा एम। क्वेश्चन में कितना दिया है, xt का नाइक्वेस्ट रेट दिया है 2 ओमेगा नॉट। तो यहां से जरा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकाल दीजिए, कितना आएगा। तो यहां से आपके पास आ जाएगा कि जो xt में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है कितना, ओमेगा नॉट रेडियन पर सेकेंड। पहली चीज आपको क्लियर हो गई कि xt में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद है, अगर नाइक्वेस्ट रेट दिया है तो आप उसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकाल सकते हैं। और xt में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो कितना है, ओमेगा नॉट। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है, उसने दिया था मैंने निकाल लिया xt में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। अब xt में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपको मालूम है, xt में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो आपको मालूम है। मैं लिख देता हूं इस चीज को। मेरे पास एक मैसेज सिग्नल xt और इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इज xt के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को आप ओमेगा एम से निकालें, उसकी वैल्यू कितनी है, ओमेगा नॉट। ठीक है, दिस इज द लाइक दिस। सर रिकनेक्ट नहीं हो रहा है, कहाँ हो भाई, रिकनेक्ट नहीं हो रहा तो फिर कैसे बातचीत कर रहे हो भाई, हैं? हो गया रिकनेक्ट? ब्रिकेश चौहान हो गया? ब्रजेश चौहान है कि ब्रिकेश चौहान है? ब्रिकेश है। अब नहीं सर, कनेक्ट करो हो जाएगा। अच्छा ब्रिकेश ही है, ठीक है चलो आ जाओ। अब हमें जो है xt का मुझे नाइक्वेस्ट रेट दिया था, xt का नाइक्वेस्ट रेट दिया था, मैंने xt मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकाली। अब मुझे किसका नाइक्वेस्ट निकालना है, x1t का निकालना है। किसका निकालना है, x1t का नाइक्वेस्ट रेट निकालना है। चलो x1t वैसे तो मैं क्लियर होना चाहिए, x1t है क्या बेटा, x1t इन दोनों सिग्नल के सम के बराबर है। तो अगर मैं x1t का नाइक्वेस्ट रेट निकालना चाहे तो x1t में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आपको निकालना पड़ेगा। इसमें आपको मालूम है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा नॉट है,
और आपने xt में शिफ्टिंग कर दिया, तो क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बदलेगा? जो बेटा xt में होगा वही xt माइनस 1 में होगा। इसमें भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा नॉट होगा, ओमेगा नॉट। दोनों के ग्राफ को जब ऐड करेंगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना आएगा? ओमेगा नॉट ही आएगा। तो इसका नाइक्वेस्ट रेट भी कितना होगा? 2 ओमेगा नॉट होगा। इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? समझिए। x1t में अगर आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकालना है तो आप क्या करिए, इसका क्या कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकाल लीजिए। यहां तक मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, x1t का नाइक्वेस्ट रेट निकालना। x1t है क्या? xt प्लस xt माइनस 1, ठीक है। अगर मुझे x1t का नाइक्वेस्ट रेट निकालना है तो मुझे इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। तो बेटा ये बताइए, x1t इन दोनों सिग्नल के सम के बराबर है, तो x1t में का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो इन दोनों सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म के सम के बराबर हो जाएगा। तो x1t के फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम लोग कैपिटल X1 ओमेगा से क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। xt का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल X ऑफ ओमेगा से। चलो, शिफ्टिंग, निगेटिव शिफ्टिंग ना, कैसा एक्सपोनेंशियल? निगेटिव शिफ्टिंग की वजह से निगेटिव x e की पावर माइनस j ओमेगा t नॉट। शिफ्टिंग खत्म ना, शिफ्टिंग खत्म। xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? दैट इज कैपिटल X ऑफ ओमेगा। क्योंकि x1t इन दोनों सिग्नल के सम के बराबर, तो x1t का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इन दोनों सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म के सम के बराबर। तो x1t का फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने निकाल लिया। व्हाट इज द x1t का फोरियर ट्रांसफॉर्म? x1t का फोरियर ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट कैपिटल X1 ओमेगा, जो कि बराबर होगा, अच्छा मैं यहां पर कॉमन ले लेता हूं, इन दो में क्या कॉमन है? कैपिटल X, दैट इज कैपिटल X ऑफ ओमेगा। तो 1 प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा इंटू कैपिटल X ऑफ ओमेगा। अच्छा ये बताओ, अगर जो है आपको x1t में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ड्रॉ करना है तो कैपिटल X1 ओमेगा का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। कैपिटल X1 ओमेगा का फंक्शन निकाला, कैपिटल X ऑफ ओमेगा में आपको कितने से गुणा कर देना है? एम्पलीट्यूड में इतने से गुणा कर देना है। तो कैपिटल X ऑफ ओमेगा में जब इतने से गुणा होगा एम्पलीट्यूड में, तो हर एक वैल्यू इतने टाइम्स बढ़ जाएगी। तो क्या फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में कोई बदलाव आएगा क्या? कोई बदलाव नहीं। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x1 ओमेगा का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, कैपिटल X ऑफ ओमेगा, इसका आपको ग्राफ मालूम है। दिस इज द ग्राफ, दिस इज द मैसेज सिग्नल। ये दिखना चाहिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ या फिर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ मैसेज सिग्नल। नाउ दिस इज, हेलो, कैपिटल X ऑफ ओमेगा, कैपिटल X ऑफ ओमेगा का ग्राफ ड्रॉ किया ना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना? ओमेगा नॉट। This is plus omega naught. Maximum frequency component omega m is equal to है omega naught this is minus omega, ठीक है। this is 0। हाइट मान रखी थी a, हाइट a ही मान रखी थी ना, बिल्कुल a मान रखी थी, ठीक है। ये इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया। xt में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा, आपको किसका बेटा नाइक्वेस्ट रेट निकालना है? x1t का। तो x1t का जो है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करिए। तो x1t का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। x1t का मैं आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ कर रहा हूं। x1t है क्या बेटा? x1t है 1 प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा इंटू कैपिटल X ऑफ ओमेगा। कैपिटल X ऑफ ओमेगा में कितने से स्केलिंग करनी है? हर एक एम्पलीट्यूड इतने के फैक्टर से बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही ग्राफ आएगा। शेप उसी तरह का होगा, ट्रायंगुलर शेप या फिर बैंड लिमिटिंग सिग्नल होगा, लेकिन हर एक वैल्यू कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? 1 प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा। जैसे 0, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अभी भी ओमेगा नॉट ही रहेगा। एम्पलीट्यूड बस बदल जाएगा, a की जगह कितना हो जाएगा? 1 प्लस e की पावर माइनस j ओमेगा इंटू a हो जाएगा। हर एक एम्पलीट्यूड इतने टाइम्स बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड में स्केलिंग हो गई। तो x1t का जब आपने क्या किया बेटा, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना मिला? दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी component of
X1T, ये X1T का, हेलो, ये X1T का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। ये है क्या बेटा? ये है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ X1T। X1T का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट X1T का है। तो नाइक्विस्ट रेट क्या होगा? बचपन से पढ़ते आ रहे, नाइक्विस्ट रेट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द प्रेजेंट इन द सिग्नल, दैट इज 2 ओमेगा नॉट। तो दिस इज 2 ओमेगा नॉट रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, डायरेक्ट भी देख के बता सकते थे। चलो नीचे कर दीजिए, कनेक्ट हो गया था। चलो लो नीचे कर दिया। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड वाले को। हो गया क्या? अमर त्रिपाठी, तुम्हारा कैमरा बंद है। चलो कोई बात नहीं, ना सुनो। चलो हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या था कि X1T जो है वो किसके बराबर था? d बाई डी टी ऑफ XT। मैंने बताया था XT में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मालूम है, इसका डिफरेंशिएट करने के बाद जो नया सिग्नल बनेगा उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो सिग्नल है उसको हम X1T नाम दे रहे हैं। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट XT में होगा, डिफरेंशिएट करने के बाद जो नया सिग्नल बन रहा है उसमें भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वही होगा। इसको निकाल देते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी नाइक्विस्ट रेट आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था सेकंड कि X1T इस बार रिप्रेजेंट कर रहा था कौन से सिग्नल को? d बाई डी टी ऑफ XT को रिप्रेजेंट कर रहा था। XT में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मालूम है, उसके डिफरेंशिएट में अगर X1T का नाइक्विस्ट रेट निकाला तो ऐसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकाला, इसलिए इसका डिफरेंशिएट करते, ठीक है। चलो नाउ अगर जो है X1T इसके बराबर है तो X1T का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। चलो निकाल रहे हैं। अगर दोनों सिग्नल बराबर हैं तो दोनों सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे होंगे? बराबर। X1T का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? दैट इज कैपिटल X1 ओमेगा। और बेटा d बाई डी टी की वजह से कौन सा फैक्टर आएगा? j ओमेगा। डिफरेंशिएशन की वजह से j ओमेगा का फैक्टर आएगा। डिफरेंशिएशन XT का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? दैट इज कैपिटल X ऑफ ओमेगा। बस अगर आपको X1T में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ड्रॉ करना है तो इसका आप क्या करिए? फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ड्रॉ कर लीजिए। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मालूम है, केवल एम्पलीट्यूड में कितने से गुणा हो जाएगा? दिस इज, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द X1T। X1 ओमेगा जो होगा j ओमेगा इंटू कैपिटल X ऑफ ओमेगा। कैपिटल X ऑफ ओमेगा के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में एम्पलीट्यूड में कितने से स्केलिंग करनी है? j ओमेगा से स्केलिंग करनी है। हर एक वैल्यू j ओमेगा टाइम्स बढ़ जाएगी। तो यहां पर वैल्यू a थी, ये कितने टाइम्स हो जाएगी? j ओमेगा टाइम्स हो जाएगी। दिस इज j ओमेगा इंटू a। और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो वही रहेगा, ठीक है। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अगर आपको मालूम है तो नाइक्विस्ट रेट बता सकते हैं। व्हाट इज द नाइक्विस्ट रेट? 2 ओमेगा नॉट, इतना रेडियन पर सेकेंड। ये आपके पास है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ X1T। और इस स्पेक्ट्रम से आप जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बता सकते हैं।
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ x1t दैट इज ओमेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हो गया? चलो, x1t इस बार रिप्रेजेंट कर रहा है x स्क्वायर टी को। x1t में का नाइक्विस्ट रेट बताओ, इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बताना। इसको हम शॉर्टकट से कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। x1t को हम लिख सकते हैं, x1t है x स्क्वायर टी, x स्क्वायर टी को लिख सकते हैं xt इंटू xt। x1t जो कि आपका रिजल्टेंट सिग्नल है, इन दो सिग्नल के मल्टीप्लीकेशन के बराबर। तो x1t में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा, मल्टीप्लीकेशन है ना, कन्वोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दोनों को ऐड हो जाएंगे। तो x1t में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा, इनके इंडिविजुअल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं xt में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना है, ओमेगा नॉट। इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना है, ओमेगा नॉट। और x1t में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हम मान लेते हैं कितना है, ओमेगा m1। तो बेटा अगर x1t इन दोनों सिग्नल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, तो x1t जो कि रिजल्टेंट सिग्नल होगा, उसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा, दोनों के इंडिविजुअल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के सम के बराबर होते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा नॉट। और नाइक्विस्ट रेट अगर आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मालूम है x1t का, तो नाइक्विस्ट रेट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा नॉट, दैट इज द 4 ओमेगा। शॉर्टकट से कर लिया। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? कन्वोल्यूशन में मिनिमम होता था, मल्टीप्लिकेशन में दोनों का सम हो जाता था। चौथा क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा इसी तरह। चलो, चौथा क्वेश्चन दिया है कि जो x1t है वो बराबर है xt मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉस ओमेगा नॉट टी। फिर से आपका जो है, जो x1t है, जो रिजल्टेंट सिग्नल है, इन दो सिग्नल के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है। अगर x1t इन दोनों सिग्नल के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, तो x1t में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा, इन दोनों के इंडिविजुअल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के सम के बराबर। xt में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना है, तुम्हें मालूम है, ओमेगा नॉट। हेलो, कॉस ओमेगा नॉट टी मैंने ग्राफ बनवाया था, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना आएगा, एक ही है, जो कि कितना होगा, ओमेगा नॉट। मेरी बात समझ है ना? दो इंपल्स आएंगे, एक इंपल्स ओमेगा नॉट पे आएगा, दूसरा माइनस ओमेगा नॉट। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना होगा इसमें, इसमें भी ओमेगा नॉट होगा। और एक्सटी में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, उसको मान लेते हैं ओमेगा m1। तो x1t जो कि रिजल्टेंट सिग्नल है, इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, दोनों के इंडिविजुअल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के सम के बराबर कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा नॉट। तो व्हाट इज द नाइक्विस्ट रेट ऑफ द x1t, 2 इंटू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, 2 इंटू 2 ओमेगा नॉट, दैट इज इक्वल टू 4 ओमेगा नॉट। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? पांचवा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, सिंप्लीफाई क्वेश्चन है। x1t इज इक्वल टू दिया है xt कन्वोल्यूशन ऑफ कॉस ओमेगा नॉट टी। x1t मेरा
इन दोनों सिग्नल के किसके बराबर है? कन्वोल्यूशन के बराबर है। तो x1t जो कि रिजल्टेंट सिग्नल है, इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा इन दोनों के इंडिविजुअल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो होगा वही होगा इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। देख रहा हूं xt में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट तुम्हें मालूम है ओमेगा नॉट है, cos ओमेगा नॉट t में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा नॉट है, x1t जो कि इनका रिजल्टेंट है उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा m1 है। तो x1t में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा वो मिनिमम होगा इन दोनों के मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का। हेलो, ओमेगा नॉट और ओमेगा नॉट में इनमें अगर देखा जाए व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट? ओमेगा नॉट। हेलो, इन दोनों में मिनिमम निकाले, दोनों बराबर है तो मिनिमम कितना ही होगा? ओमेगा नॉट। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे पिछली बार एक 500 आया था, एक 700 आया था, तो उन दोनों में जो मिनिमम था वही आपके रिजल्टेंट सिग्नल का मैक्सिमम। इस बार दोनों फ्रीक्वेंसी, दोनों सिग्नल जो कन्व्यूट हो रहे हैं दोनों में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सेम है, तो जब मैं उनमें कंपेयर करूंगा तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना ही आएगा? ओमेगा नॉट। तो x1t में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मालूम है, तो नाइक्विस्ट रेट कितना हो जाएगा? 2 इंटू ओमेगा m1, 2 इंटू ओमेगा नॉट रेडियन पर सेकेंड। यहां भी मैं यूनिट लिखना भूल गया, रेडियन पर सेकेंड, यहां यूनिट लिखना भूल गया था नाइक्विस्ट रेट। चलो लास्ट क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। चलो हो गया क्या? आ जाओ देखते हैं मतलब क्वेश्चन कितने लोग कर पाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ए सिग्नल xt, आपको सिग्नल xt दिया हुआ, उसका मैथमेटिकल फंक्शन दिया है 3 सिंक 100t। आपके पास एक सिग्नल xt है दैट इज 3 सिंक 100t इज सैंपल्ड। इसकी हम सैंपलिंग करें, आपके पास एक कंटिन्यूअस टाइम डोमेन है, उसका मैं क्या कर रहा हूं? सैंपलिंग कर रहा हूं। और सैंपलिंग करने का जो रेट है, मतलब मैं इस कंटिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा हूं, और कन्वर्ट करने के लिए जो सैंपलिंग का रेट ले रखा है, मतलब जो इंपल्स चेंज सिग्नल है उसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो आपके पास सैंपलिंग का रेट आ जाएगा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द एज सैंपल्ड विथ, दैट इज सैंपलिंग का जो रेट है वो कितना है? 300 पाई रेडियन पर सेकेंड। सैंपलिंग करें, इस कंटिन्यूअस टाइम डोमेन को डिस्क्रीट टाइम डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए सैंपलिंग का रेट रखा है। बोल रहा है द रेंज ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, the range of cutoff frequency of low pass filter which will recover the original signal। आपको लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की रेंज बतानी कि मिनिमम कितना हम जो है लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रखें और मैक्सिमम कितनी रखें, जिससे कि मेरा जो सिग्नल है वो आपका क्या हो जाए? सैंपल्ड आउटपुट के इंफॉर्मेशन से रिकवर हो जाए। आपको लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बतानी। तो ये बताइए, आपके पास मैसेज सिग्नल है,
अगर आपके पास मैसेज सिग्नल है तो आप बता सकते हैं कि जो है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होगा वो बता सकते हैं। हेलो, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन दिस सिग्नल, ये आपको मालूम है। आपको सैंपलिंग का रेट मालूम है तो आप बता सकते हैं कैसी सैंपलिंग होगी, मतलब जब मैं सैंपल करूंगा तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसा आएगा। अगर मेरा जो है सैंपलिंग का जो रेट है वो आपका क्या है, दैट इज 2 ओमेगा एम से ज्यादा है तो ओवर सैंपलिंग होगी, तो स्पेक्ट्रम कुछ अलग बनेगा। अगर सैंपलिंग का रेट क्रिटिकल सैंपलिंग के बराबर है, 2 ओमेगा एस के बराबर है, तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा। और अगर सैंपलिंग का रेट 2 ओमेगा एस से क्या है, कम है, तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाने के बाद फिर लो पास फिल्टर की रेंज निकालेंगे। मिनिमम लो पास फिल्टर का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा। रेंज आपसे पूछा कितनी रखें, वो रेंज आपको बताएं, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम। उसके लिए आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मालूम होना चाहिए कि जब मैं इस मैसेज सिग्नल को इस सैंपलिंग के रेट से सैंपल्ड करूंगा तो जो मेरे पास डिस्क्रीट टाइम डोमेन बनेगा उसका जो है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को बनाने के लिए आपको ये मालूम होनी चाहिए कैसी सैंपलिंग की है, ओवर सैंपलिंग है, क्रिटिकल सैंपलिंग है कि अंडर सैंपलिंग। उसके लिए आप क्या करेंगे, दो चीजों को कंपेयर करेंगे। एक आपका जो है, अगर आपका जो है सैंपलिंग का रेट 2 ओमेगा एम से क्या हुआ ज्यादा, सैंपलिंग का रेट दिया है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट निकाल लेंगे और फिर कंपेयर करेंगे ओमेगा एस 2 ओमेगा एम में। अगर सैंपलिंग का रेट 2 ओमेगा एम से ज्यादा होगा तो ओवर सैंपलिंग होगी, तब स्पेक्ट्रम कुछ अलग होगा। ओवर सैंपलिंग में पॉइंट बी हमेशा पॉइंट ए के बाद लाई करता है। अगर ओमेगा एस की वैल्यू 2 ओमेगा एम के बराबर होगी तो क्रिटिकल सैंपलिंग होगी, दोनों पॉइंट ए और बी आपके क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। और अगर सैंपलिंग का रेट आपका जो है क्या होगा, दैट इज सैंपलिंग का रेट आपका कम होगा किससे, 2 ओमेगा एम से, तो अंडर सैंपलिंग होगी। आपके कुछ आपके जो है जो पॉइंट बी होगा पॉइंट ए से पहले लाई करेगा, कुछ स्पेक्ट्रम क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं कि स्पेक्ट्रम कैसा होगा, कैसी सैंपलिंग की गई है, सैंपलिंग का रेट मालूम है, सिग्नल मालूम है, तो हम ओमेगा एम निकाल लेंगे और ओमेगा एम निकालने के बाद हम लोग ये पता लगा सकते हैं कैसा सैंपलिंग किया गया है, ओवर सैंपलिंग, क्रिटिकल सैंपलिंग की अंडर सैंपलिंग। ठीक है, कुछ लोग अंडर सैंपलिंग बोल रहे हैं, तुम लोग भी महान लोग हो, है ना। चलो बात करते हैं XT, ये आपका मैसेज सिग्नल है 3 सिंक 100T। तो अगर मैं जो है बात करूं जो XT है उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कितना होगा, XT में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा उसको हम ओमेगा एम से रिप्रेजेंट कर, कितना आएगा, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ रहे हैं। XT में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो आपको मालूम चल गया। अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, 2 ओमेगा एम कितना होगा, 2 ओमेगा एम निकालेंगे। ओमेगा एम आपको मालूम है 100 पाई है, तो दिस इज नथिंग बट द 200 पाई। ठीक है, ये आपका 2 ओमेगा एम की वैल्यू है। सैंपलिंग का रेट कितना रखा है, हेलो, सैंपलिंग का रेट रखा है 300 पाई, इतना रेडियन पर सेकेंड। जरा दोनों के बीच में रिलेशन बताओ, ओमेगा एस सैंपलिंग का रेट और 2 ओमेगा एम के बीच में क्या रिलेशन है। आप देखेंगे कि जो सैंपलिंग का रेट है वो ग्रेटर देन है 2 ओमेगा एम से। अगर सैंपलिंग का रेट 2 ओमेगा एम से ज्यादा है तो कैसी सैंपलिंग की है, ओवर सैंपलिंग की अंडर सैंपलिंग, कैसी सैंपलिंग है, ओवर सैंपलिंग है। दिस इज कॉल्ड ओवर सैंपलिंग, ओवर सैंपलिंग इज डन, ओवर सैंपलिंग की गई है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं। अगर ओवर सैंपलिंग की है तो मेरा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसा आएगा, हेलो ध्यान से सुनो, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मैं बना रहा हूं। जो डिस्क्रीट टाइम डोमेन का सिग्नल होगा, इस कंटीन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल को मैं डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट करूंगा तो उसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो कैसा बनेगा, हेलो, सैंपल्ड आउटपुट का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, इसीलिए ये सब चीजें सिखाई थी। ध्यान सुनिएगा। अब ये बताइए, ओवर सैंपलिंग में जो पॉइंट बी होता है वो पॉइंट ए के बाद होता है। ध्यान सुनिएगा। चलो ये आपका मैसेज सिग्नल होता है ना, ये मैसेज सिग्नल, हेलो, ये मैसेज सिग्नल है, ये मैसेज सिग्नल है ना, नहीं है। नाउ दिस इज 0, दिस इज ओमेगा एम, दिस इज माइनस ओमेगा एम।
व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो कि आपका प्रेजेंट है मैसेज सिग्नल में? 100 पाई। व्हाट इज दिस? -100 पाई। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ये आपका पॉइंट ए है, ठीक है। दूसरा वाला जो स्पेक्ट्रम होता था वो ओमेगा एस पे प्रेजेंट होता था। कहां पर प्रेजेंट होता था? ओमेगा एस। याद है? नहीं याद है? दूसरा स्पेक्ट्रम जो होता था वो कहां प्रेजेंट होता था? ओमेगा एस पे। ध्यान से देखिएगा, ओमेगा एस, दिस इज ओमेगा एस। ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको आ जाएंगी, ठीक है। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको जो जो चीजें मैं लिखा थी। ओवर सैंपलिंग है ना, तो पॉइंट बी मेरा पॉइंट ए के आगे होगा। मैंने पॉइंट बी को पॉइंट ए के आगे बनाया। चलो, इस स्पेक्ट्रम की रेंज बताओ, रेंज क्या होगी? इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम। ये कितना होगा? ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम। चलो, ओमेगा एस की वैल्यू कितनी है? हेलो, ओमेगा एस की वैल्यू कितनी है? 300 पाई। ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू कितनी है? 300 पाई। ऑटोमेटिकली वो आगे आएगा। ये कितना है? 300 पाई। हेलो, ये 300 पाई है। हेलो, और ओमेगा एम कितना है? 100 पाई। हेलो, ये 300 पाई है, ये आपका 100 पाई है। ये कितना होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 400 पाई। ये कितना होगा बेटा? 300 में से 100 चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 200 पाई। क्या पॉइंट ए से आगे आ रहा है? ऑटोमेटिकली आगे आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम याद, ओवर सैंपलिंग की है, इस तरह का स्पेक्ट्रम बनेगा डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल या फिर सैंपल्ड आउटपुट का, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बनाना चाहें तो कैसा बनेगा? चलो, नेक्स्ट बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, पीछे वाला भी निकाल लेते हैं एक तो। चलो, पीछे वाला भी निकालते हैं। पीछे वाले की लोकेशन बताओ, पीछे वाला कहां पर होता है? माइनस ओमेगा एस पे होता है ना। ये स्पेक्ट्रम बनेगा ना। ये आपकी जो है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ जरा, कितना होगा? माइनस ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? माइनस ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम। चलो, माइनस ओमेगा एस, ओमेगा एस 100 है तो ये हो जाएगा -100 पाई, ठीक है। ये, अरे, ओमेगा एस 300, -300 पाई, दिस इज -300 पाई। ये आपका होगा -300 पाई, और ये कितना होगा? 100 पाई। तो इसको जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये घटाने पे आ जाएगा -200 पाई। ये आपका -100 पाई है, ये -200 पाई है। ये कितना आ जाएगा? -400 पाई। दिस इज -400 पाई, ठीक है। तो आपके पास जो सिग्नल था, हेलो, एक्सटी जो सिग्नल था, हेलो, एक्सटी जो ये कॉन्टिन्यूअस टाइम डोमेन सिग्नल था जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, जब मैं इसको 300 रेडियन पर सेकंड के रेट से सैंपल्ड करूंगा तो इस तरह का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आएगा। क्या मेरी बात समझ है? स्पेक्ट्रम बनाने में कोई दिक्कत है क्या? दिस इज द ओवर सैंपलिंग, दिस इज द स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ सैंपल्ड आउटपुट, ठीक है। अब ये जो सैंपल्ड आउटपुट है, इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या रिकवर करना है? ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करना है। तो जो मेरे पास कट ऑफ, जो लो पास फिल्टर्स की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की रेंज, मिनिमम कितनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का लो पास फिल्टर पास करो रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, और मैक्सिमम कितनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का लो पास फिल्टर आप पास कर सकते हैं। ध्यान से देखिए जरा, अब यहीं पर देखिए, कंसंट्रेट करिएगा, मैं इसको बड़ा कर रहा हूं, इतना लिख लीजिए पहले। लो पास फिल्टर की रेंज बतानी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, मिनिमम कितनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का लो पास फिल्टर यूज करें और मैक्सिमम कितनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का लो पास फिल्टर। ये बताइए, अगर मुझे अपने मैसेज सिग्नल को रिकवर करना है तो मिनिमम उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 100 पाई होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनो जरा, यहां पर मैं आपका लो पास फिल्टर ले रहा हूं, लो पास फिल्टर की मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए?
दिस इज द मिनिमम, तभी रिकवर हो पाएगा। ये आपका लो पास फिल्टर है, दिस इज द लो पास फिल्टर, ठीक है। लो पास फिल्टर ये आपकी मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज द मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर, लिख रहा हूं। दिस इज द मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लो पास फिल्टर, ठीक है। मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं कि मैसेज सिग्नल ही केवल रिकवर हो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं 100 पाई से ज्यादा रख दूं तो भी सिग्नल रिकवर हो जाएगा क्या? हेलो, अगर मैं अपने लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 पाई से, अभी भी रिकवर हो जाएगा? अभी भी आपका मैसेज सिग्नल क्या रिकवर हो जाएगा? अभी भी हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्या मैं लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इससे भी बढ़ा सकता हूं? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई, अभी भी रिकवर हो जाएगा, अभी भी रिकवर हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा? अगर मैं इस लो पास फिल्टर, ये जो मैंने बनाया है, इस लो पास फिल्टर से इस फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को इस वाले लो पास फिल्टर से पास करूं जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, अभी भी रिकवर हो जाएगा। ये बताइए, अगर मैं इस लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते कितनी रख दूं? 200 पाई, कितनी रख दूं? 200 पाई, क्या अभी भी रिकवर हो जाएगा? क्या अभी भी रिकवर हो जाएगा? अगर मैं अपने लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 पाई रख दूं तो यहां तक की फ्रीक्वेंसी सारी पास हो जाएंगी, यहां तक का सारा सारा सिग्नल पास। अभी भी आपका कौन सा सिग्नल पास हो रहा है? आपका मैसेज सिग्नल पास हो रहा है। लेकिन अगर मैं 200 पाई से ज्यादा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का पास करूंगा तो क्या आपके पास आपके मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मिलेगा क्या? नहीं, ये भी आने लगेगा, अब रिकवर नहीं हो पाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज द मैक्सिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर। ये आपके लो पास फिल्टर की मैक्सिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, ये ब्लैक वाली। इससे ज्यादा अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का लो पास फिल्टर यूज किया तो आप मैसेज सिग्नल को रिकवर नहीं कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ द लो पास फिल्टर? जो लो पास फिल्टर है उसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, मिनिमम कितनी होनी चाहिए बेटा? 100 पाई, और ज्यादा से ज्यादा 200 पाई। दिस इज द रेंज। अगर जो मैं लो पास फिल्टर, अगर मैं अपने मैसेज सिग्नल को, हेलो, अगर मैं अपने मैसेज सिग्नल को रिकवर करना चाहता हूं, कंप्लीटली रिकवर करना चाहता हूं, तो मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको रखनी पड़ेगी 100 पाई, और ज्यादा से ज्यादा कितनी रख सकते हैं? तो इसके बीच में रखेंगे तो भी क्या हो जाएगा आपका मैसेज सिग्नल रिकवर। तो व्हाट इज द मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी? 100 पाई। आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज 100 पाई से बड़ी होनी चाहिए या फिर कम से कम उसके बराबर होनी चाहिए, और 200 पाई से छोटी होनी चाहिए या फिर उसके बराबर। मैक्सिमम आपकी जो है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 पाई तक हो सकती है, और मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी 100 पाई तक हो। बीच की कोई होगी तो भी पास कर जाएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? दिस इज द रेंज, दिस इज द रेंज ऑफ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लो पास फिल्टर, दिस इज द रेंज। अगर मैं इस रेंज की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का लो पास फिल्टर यूज करूंगा तो आप अपने मैसेज सिग्नल को क्या कर सकते हैं? कंप्लीटली रिकवर कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या किसी को कोई दिक्कत है? ये आपका सबसे टफ क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। मेरे ख्याल से इतना मैंने आपको बताया कि आपको दिक्कत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कि मिनिमम कितनी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का रखें और मैक्सिमम, इस रेंज को आप निकाल सकते हैं। दिस इज द रेंज ऑफ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लो पास फिल्टर। अगर आप इस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की रेंज का लो पास फिल्टर यूज करेंगे तो आप अपने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से आप अपने मैसेज सिग्नल को कंप्लीटली क्या कर पाएंगे? रिकवर कर पाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिनिमम 100
पाई रेडियन पर सेकंड होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो उसकी हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं 200, इसके बीच में रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि कैसी सैंपल, कैसा आपने सैंपलिंग किया, ओवर सैंपलिंग किया है कि क्रिटिकल सैंपलिंग किया। जब भी रेंज पूछे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लो पास फिल्टर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक्सपेक्ट्रम बनाना पड़ेगा। अब एक्सपेक्ट्रम कैसा बनेगा उसके लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, ओमेगा एस और 2 ओमेगा एम के बीच में कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करने के बाद देखेंगे ओवर सैंपलिंग है कि अंडर सैंपलिंग है कि क्रिटिकल। जैसी सैंपलिंग होगी उस हिसाब से हम लोग अपने लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रखने वाले, ठीक है। तो इस तरीके से सैंपलिंग वाला टॉपिक भी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इस तरह से वैसे सिग्नल सिस्टम मैंने आपका जो है जो प्रीवियस ईयर के थे उनको इतना ही पढ़ाया था, लेकिन आपको एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें आरओसी वाला जो है आपके पास एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। कई बार एग्जामिनेशन में आएगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कब निकाल सकते हैं, किस किस पॉइंट के लिए निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा उसको निकालने के लिए कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है। अगर आरओसी देगा, ऑप्शन में आरओसी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, तो कौन सा लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है, बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपसे पूछा है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया तो कौन सा लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है, यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ चीजें पढ़ेंगे, तो इसको कल हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑफलाइन पे, ठीक है। इस टॉपिक को कल स्टार्ट करते हैं, अब कोई क्लास नहीं है, ठीक है। कल हम लोग अपने डिजिटल की क्लास करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।